नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक के लिए कांग्रेस की गारंटी की, पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव की, जानेंगे बीजेपी की बैठक में आज क्या हुआ फैसला, विपक्ष रिमोट ईवीएम का क्यों कर रहा है विरोध, बात करेंगे मुश्किल में फंसी एमपी में बीजेपी की, जजों की नियुक्ति में केंद्र की दखलंदाजी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अमीर और गरीब के बीच बढ़ते फासले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर कसा तंज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, आपके डबल इंजन में पूरी नहीं हुई गरीबों की आकांक्षाएं। जोशीमठ मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में अपील दायर करने की दी सलाह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, बंगाल को नहीं दिया जा रहा मनरेगा का फंड। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 169 अंकों की गिरावट के साथ 60,093 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 62 अंकों की गिरावट के साथ 17,895 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते राज्य की सियासत गर्मा गई है। 4 महीने में ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी दल इस राज्य की सत्ता हासिल करने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसे में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक पहुंची, जहां उन्होंने बड़ी घोषणा की और साथ ही बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ बोली प्रियंका गांधी, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ही दल राज्य की सत्ता हासिल करने की जुगत में लगी हुई हैं। ऐसे में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नानाई कन्वेंशन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बेंगलुरु पहुंची, जहां जनता ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कांग्रेस ने साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका ने राज्य की बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा, अगले कुछ महीनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आप सभी से बस एक सवाल करना चाहती हूं कि क्या बीजेपी के शासन में आपको कोई फायदा मिला है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार दूसरे मुद्दों को उठाती है। बीजेपी सरकार इतिहास को बदलने में लगी हुई है, पीएसयू बेच दिए हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, किसान परेशान हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार को घेरने के साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल में हुए काम भी याद दिलाए। बता दें कि प्रियंका गांधी राज्य में नानाई स्कीम की घोषणा करने पहुंची थी। नानाई का मतलब होता है मैं लीडर हूं। इस स्कीम के तहत कांग्रेस ने उनकी सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार की महिला को हर महीने 2,000 रुपए यानी साल में 24,000 रुपए देने की गारंटी दी। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी करेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनने पर गृहिणी को 2,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता देने की गारंटी दी। कर्नाटक में प्रियंका ने महिलाओं से वादे किए, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में आज नारी शक्ति देखने को मिली। महिलाएं आज राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आईं। तो कहां से शुरू हुई यात्रा और क्या रहा आज खास, देखेंगे रिपोर्ट। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार में दिन पर दिन इजाफा ही हो रहा है। यात्रा को मिले जन समर्थन ने भारत यात्रियों के उत्साह और जज्बे को बढ़ाया और उसी उत्साह के चलते भारत यात्री अब तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं और अब जल्द ही यात्रा पहाड़ी राज्य में प्रवेश करने वाली है। वहीं आज राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जालंधर से शुरू हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही आज यात्रा के दौरान राहुल को नारी शक्ति का समर्थन मिला। महिलाएं राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करती नजर आईं, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। बता दें कि 11वें राज्य पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वहीं आज यात्रा के दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। ये आरएसएस की जिहड़ी सोच है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ और हमेशा ਅਸੀਂ बोलते कहने कि आरएसएस की विचारधारा जिन्ना चिकर कांग्रेस पार्टी है और मैं इस तो भी बात करांगा जिन्ना चिकर राहुल गांधी और गांधी परिवार है। हालांकि वार-वार अटैक किया जाता है गांधी परिवार ते, उन्ना चिकर इस देश के उत्ते आरएसएस की विचारधारा लागू नहीं हो सकती। बेशक वो ताकत दे नाल कई राज्यों दे विच आपदी सरकार तो बना सकते हैं, जिस तरह उन्होंने कब्जा किया हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं हर चीज का, लेकिन विचारधारा आरएसएस की इस देश से लागू नहीं हो सकती। और जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं की उन्होंने कदे कब्रिस्तान ते शमशान घाट की गल की, कदी मंदिर ते मस्जिद की गल की,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आरएसएस की सोच के साथ हमारी सीधी लड़ाई है। जब तक कांग्रेस है तब तक देश में संघ की विचारधारा को लागू नहीं होने देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, थाम कर हाथ निभाना है साथ। भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत सद्भाव के रंगों के संग हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा को जोड़ रही है। यानी भारत जोड़ो यात्रा का आज का दिन भी हर दिन की तरह ही शानदार रहा। बता दें कि जालंधर से निकले भारत यात्री आज होशियारपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। पंजाब में यात्रा कल और चलेगी, इसके बाद 18 जनवरी को हिमाचल पहुंच जाएगी। राहुल पदयात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं पीएम ने आज दिल्ली में रोड शो निकाला। क्यों निकाला गया रोड शो और क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक 17 जनवरी तक चलेगी, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने पहुंचे हैं। बैठक में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट रोड शो किया, जिसके बाद वो बैठक में शामिल हुए। पीएम के रोड शो को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ही दूरी से रोड शो का मजाक उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। बीजेपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है और ये तय हो चुका है कि उन्हें 1 साल का विस्तार दिया जाएगा। दरअसल तकनीकी तौर पर देखें तो 2022 में बीजेपी संगठन के चुनाव नहीं हो सके थे। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और अभी अधिकांश राज्यों में संगठन के चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में नड्डा का कार्यकाल बढ़ना पहले से ही तय है। इसके साथ ही 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी पर भी मंथन शुरू हो गया है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके बाद पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही सफलता से घबरा रही है। ऐसे में पार्टी अभी से ही कांग्रेस के मुकाबले की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की बैठक में अहम फैसले लिए। आगामी चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग भी लग गया है और आज आयोग ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जिसमें आरवीएम का डेमो दिया गया, लेकिन विपक्ष आरवीएम का विरोध कर रहा है। ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम लेकर आया है। चुनाव आयोग ने इसका आज डेमो दिया। चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य ने इस बारे में विस्तार से राजनीतिक दलों को बताया। डेमो में शामिल होने के लिए 57 राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया था, जिनके प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित थे। चुनाव आयोग का दावा है कि रिमोट ईवीएम से अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर या राज्य में रहने वाले वोटर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। सिर्फ वोटिंग के लिए उन्हें अपने होम टाउन नहीं आना होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा घरेलू प्रवासियों को होगा, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश पर राजनीतिक दल आपत्ति जता रहे हैं। उन्हें इस मशीन की विश्वसनीयता पर भी भरोसा नहीं दिख रहा है। पहले ही ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। ऐसे में रिमोट ईवीएम आने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है। इसे लेकर 16 विपक्षी दलों ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में अलग से बैठक की। बैठक में जेडीयू, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, जेएमए, आरजेडी, पीडीपी, वीसीके, आरयूएमएल, एनसीपी, एसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने आरवीएम का विरोध किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरवीएम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है, इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या भी साफ नहीं है। ऐसे में हम आरवीएम का समर्थन नहीं करते। इस मामले में 31 जनवरी तक सभी राजनीतिक दलों से आपत्तियां और सुझाव चुनाव आयोग ने मांगे हैं और दिग्विजय सिंह का दावा है कि विपक्ष को आरवीएम मंजूर नहीं है। हम अपना जवाब चुनाव आयोग को समय पर भेज देंगे, लेकिन इससे पहले 25 जनवरी को एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक होगी। विपक्ष आरवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है। आरोप तो केंद्र सरकार पर भी लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कामों में दखल देने के। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि केंद्र जजों की नियुक्ति में भी अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। साल 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सूबे में अपनी सरकार बना ली थी। अब उस सत्ता को बरकरार रखना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष का हल्ला बोल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वे रिपोर्ट ने भी नेताओं की सांसें अटका रखी हैं। आंकड़े बताते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार मुश्किल में है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी ने एक सर्वे करवाया है, जिसकी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें आदिवासी और अनुसूचित
अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की स्थिति कमजोर बताई गई है। साथ ही कहा गया है कि जाति के आधार पर पार्टी कमजोर होती जा रही है, इसलिए संगठनात्मक बदलाव भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि कई नेताओं की तो कुर्सी भी जा सकती है। इन्हीं कयासों के बीच पार्टी ने बैठक बुलाई है। बीजेपी इसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार करेगी। पार्टी नेताओं के अनुसार बैठक में मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। साथ ही इस बैठक में साल 2018 के चुनाव के दौरान राजनीतिक स्थिति क्या थी, विधानसभा चुनाव हारने की वजह क्या थी और आज के हालात में क्या बदलाव आए हैं, इस पर भी मंथन होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर क्या स्थितियां हैं, सरकार से लेकर स्थानीय नेताओं के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान कैसा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में जय युवा शक्ति संगठन जयस से कितना नुकसान हो सकता है, पिछले चुनाव में जयस ने किस तरह की दिक्कतें खड़ी की थी, इस बारे में भी विस्तार से ब्यौरा मांगा जाएगा। इस मंथन से साफ है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो अभी से अपनी कमर कस रही है। केंद्र हर जगह अपना नियंत्रण रखना चाहता है, जिसकी वजह है डर। वैसे डर तो बीजेपी को इस समय मध्य प्रदेश में लग रहा है, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राज्य में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों राज्य में इतनी डरी हुई है बीजेपी, देखेंगे रिपोर्ट में। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर तनातनी देखने को मिलती है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि केंद्र जजों की नियुक्ति में अपनी दखलंदाजी चाहता है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाईकोर्ट कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव भी इसमें शामिल है। इस पत्र में कहा गया कि ये पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के संचार के लिए जरूरी है। अब कानून मंत्री का ये पत्र दर्शाता है कि केंद्र सरकार कोर्ट के काम में भी अपनी मनमानी चाहती है, यानी जजों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार की मनमर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। साफ शब्दों में कहें तो केंद्र अपनी मर्जी के जजों को नियुक्त करना चाहता है और इसके लिए वो पैनल में अपने प्रतिनिधि को शामिल करना चाहता है। अब इस पत्र से सरकार की मंशा जाहिर हो रही है। इस पत्र के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच टकराव बढ़ना लाजमी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र के सुझाव को मानता है या दोनों के बीच जारी ये तनाव नया रूप लेता है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अमीर और गरीब के बीच बढ़ते फासले की। दुनिया में अमीरी और गरीबी के फर्क को लेकर लंबी बहस छिड़ी हुई है। इस बीच भारत में ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 21 अमीरों के पास 70 करोड़ लोगों की दौलत से भी ज्यादा दौलत है। और क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। देश में असमानता की खाई कितनी बढ़ती जा रही है, इसका खुलासा ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2021 में भारत के 5% लोगों का देश की कुल संपत्ति में से 62% हिस्से पर कब्जा था, जबकि भारत की गरीब 50% आबादी के पास देश की महज 3% संपत्ति ही थी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक में राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक असमानता की रिपोर्ट पेश की है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम से पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों की संपत्ति पर 2% का टैक्स सिर्फ एक बार के लिए लगाया जाता है तो बच्चों के खाने के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए जा सकते हैं। देश के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों पर अगर 5% टैक्स लगाया जाए तो इसका असर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी दिखेगा, क्योंकि इससे 1,37,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। भारत सरकार का 2022-23 के बजट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के लिए 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय के 3,050 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। यानी 10 अमीर व्यक्तियों से टैक्स से वसूली रकम इससे 1.5 गुना ज्यादा बैठती है। इसमें सभी स्कूली बच्चों को फ्री शिक्षा भी दी जा सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से नवंबर 2021 के बीच कोरोना महामारी के चलते गरीब और मिडिल क्लास के सामने आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन इसी दौरान अरबपतियों की संपत्ति 121% बढ़ गई। 3,608 करोड़ रुपए रोजाना की बढ़ोतरी अरबपतियों की संपत्ति में हुई। 2020 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 2012 से 2021 के बीच देश में जितनी संपत्ति पैदा हुई उसका 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के हाथों में गया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।